नमस्कार। चलिए हम लोग जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया की क्लास की एक लंबी श्रृंखला चल रही थी, कुछ दिन तक क्लास रुक गई थी। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं और उसका नाम है आचार्य विनोबा भावे। मैं बता दूं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंडरस्टैंडिंग इंडिया को एक पेपर सेमेस्टर 1 के पेपर में रखा गया है, जिसमें टोटल अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें 9 यूनिट्स हैं, टोटल 9 यूनिट्स हैं। और 9वां यूनिट्स में हमको आचार्य विनोबा भावे के विषय में पढ़ना है। इसके विषय में आचार्य विनोबा भावे के विषय में पढ़ना है। मैं इसको शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य विनोबा भावे को क्यों सिलेबस में रखा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो ग्रेजुएशन या पीजी अभी जो कर रहे हैं वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि आचार्य विनोबा भावे को, प्रत्येक विद्यार्थी को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाते आचार्य विनोबा भावे के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए विश्वविद्यालय ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पाठ्यक्रम में आचार्य विनोबा भावे को सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखा है। तो ध्यान देंगे, अभी सेमेस्टर 1 की जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया की जो परीक्षा होगी उसमें एक क्वेश्चन आचार्य विनोबा भावे से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला कम से कम ये उसके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन तो दौड़ेगा कि विनोबा भावे के विषय में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आप निश्चिंत रूप से श्योर हो जाइए कि एक क्वेश्चन, वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि शॉर्ट तो पूछेगा ही, ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा ही, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आचार्य विनोबा भावे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य विनोबा भावे के दौरान हम किन किन विदुओं पे बात करेंगे, किन किन विदुओं को जानेंगे। सबसे पहले उन विदुओं को ध्यान देंगे। सबसे पहले इनका एक सामान्य परिचय कि एक ये है कौन, इनके माँ का नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और ये अपने जीवन में इन्होंने क्या किया जिसके कारण आज इन्हें ये इतने प्रसिद्ध हुए। इनके नाम पर अनेक अनेक संस्थान, अनेक अनेक विश्वविद्यालय खुले हैं। और हम लोग जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं उस विश्वविद्यालय का नाम भी विनोबा भावे है। तो इस नाते से हम लोग को विनोबा भावे के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं आचार्य विनोबा भावे। इनका नाम जो है विनोबा भावे है। भावे यहाँ पे आप टाइटल समझेंगे, है ना, भावे यहाँ पे टाइटल समझेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में से सबसे पहले हम बात करेंगे इनका सामान्य परिचय। आप मेरे साथ जुड़े रहें और बारीकी से चीज़ों को समझें तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इनका सामान्य परिचय कि आचार्य विनोबा भावे कौन थे। तो आचार्य विनोबा भावे एक महान क्रांतिकारी नेता थे, एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्रांति जो दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप किसी का विरोध दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप हिंसात्मक रूप से और एक अहिंसात्मक रूप से। अहिंसात्मक रूप से कहने का मतलब शांतिपूर्वक अगर हमको किसी से कुछ काम लेना हो तो हम शांति तरीके से अपना सकते हैं, जैसे गांधी जी ने अपनाया, है ना। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, कोई हिंसा नहीं करना चाहे थे, उसी के अनुयायी थे आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ आचार्य विनोबा भावे भी उनको अनुसरण करते थे, उनका अनुसरण करते थे आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे यत्र यत्र गांधी जी, जहाँ जहाँ गांधी जी वहाँ वहाँ आचार्य विनोबा भावे। ध्यान देंगे तो ये अहिंसात्मक रूप से चाहते थे, ये शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बिल्कुल ये वायलेंस तो चाहते ही नहीं थे। ये कोई भी काम शांतिपूर्वक, किसी तरह का कोई झमेला नहीं हो, बिल्कुल कोई भी काम अगर करना हो तो उसमें अहिंसा का मार्ग होना चाहिए, किसी का कोई घाटा नहीं होना चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस शांति के मार्ग पर चलेंगे और गांधी जी के साथ ही चलेंगे। बात समझ आ रही है? तो गांधी एक टॉपिक है, गांधी के साथ इनका संबंध, इनके विषय में हम जानेंगे। तो सामान्य परिचय, तो आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान क्रांतिकारी नेता थे और इन्हीं के आज बदौलत हम लोग जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं
कहा जाता है कि इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है कि हम लोग जिस स्थान पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना है, इन्हीं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका आचार्य विनोबा भावे, एक महान क्रांतिकारी नेता थे। इसे आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु, या अध्यात्म की और धार्मिक दृष्टिकोण, धर्म के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा था, दार्शनिक दृष्टिकोण इनका बहुत ज़्यादा था, है ना, वो स्पष्ट हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इनका समय हम देखेंगे। तो इनका जन्म जो है, जन्म के विषय में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो आपका 1895 में हुआ था। 1895 में हुआ था, है ना, 1895। अगर डेट की बात करें तो 11 सितंबर 1895, 11 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु आपका 15 नवंबर, जिस दिन हमारा झारखंड आज़ाद हुआ था, 15 नवंबर 1982, 15 नवंबर 1982 का इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से ये पूरे 87 वर्ष का इनका ये जीवन रहा है। कितने वर्ष का? 87 वर्ष का है, 87 ईयर्स, है ना। तो ये इनका जन्म जो 11 सितंबर 1895 में और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो माता है उनका नाम रुक्मणी देवी है ना, रुक्मिणी देवी। और इनके पिता का नाम है नरहरि, इनके पिता का नाम है नरहरि शंभूराव। पिता नरहरि शंभूराव, ध्यान देंगे। ये इनका जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर, जिस दिन हमारा झारखंड, जिस डेट में हमारा झारखंड आज़ाद हुआ उसी डेट में इनकी मृत्यु हुई, बट समय का अंतर है। 1982 में इनका जन्म हुआ। ध्यान देंगे, इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी है और पिता का नाम नरहरि शंभूराव है। नरहरि शंभूराव। और इनका वास्तविक नाम अगर हम बात करें तो विनायक नरहरि शंभूराव, ध्यान देंगे, विनायक नरहरि भावे। इनका वास्तविक नाम अगर हम बात करें, विनोबा भावे का वास्तविक नाम अगर हम बात करें तो विनायक नरहरि भावे, नरहरि भावे, आप लिखते चलेंगे, विनायक नरहरि भावे। सबसे पहले एक बार फिर से, इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे, इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे। और इनका जन्म जो हुआ था 11 सितंबर 1895 में, इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1982 में। और इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी और इनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव। इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे। ध्यान देंगे, इनकी माता के विषय में अगर देखा जाए, इनके जो पहले गुरु हुए माता के विषय में, रुक्मणी देवी के विषय में बोला जाता है कि इनकी माता बहुत ही धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला थी कहने का मतलब ये अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण इनकी माता बहुत ज़्यादा थी। धर्म के प्रति इनकी जो दृष्टिकोण थी, इनकी माँ की जो दृष्टिकोण थी बहुत ज़्यादा थी। ये दर्शन का अध्ययन करते थे, भगवद गीता का अध्ययन करते थे, रामायण का अध्ययन करते थे। और अपने घर, चूँकि एक महिला है तो उनको घर भी चलाना है, अपने बेटे को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, सारी घर की जो गृहिणी कार्य करते हुए, अपनी हाउस वाइफ होते हुए सारा काम वो करती थी। और साथ में वो धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन बहुत करती थी। ध्यान देंगे, अगर आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और वो ऊर्जा आपके अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगा। वो ऊर्जा आपके अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगा। तो रुक्मणी देवी
का जो मस्तिष्क है, उनका जो दिलो दिमाग था, वो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा था। ध्यान देंगे, अगर जिनकी माता का लगाव धर्म से बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, सच्चाई के मार्ग पर हिंसा नहीं करेगी, अहिंसा के मार्ग पर जिसकी माता अगर चलने लगेगी तो पुत्र भी उसी मार्ग पर, उस मार्ग से अवश्य ही प्रभावित होगा। तो ध्यान देंगे, अगर विनोबा भावे अगर इतने शांत स्वभाव के नेता हुए, इतने अहिंसा मार्ग पर चलने वाले नेता हुए, अहिंसात्मक दृष्टिकोण से वो क्रांति को अपनाए अपने जीवन में, तो इनके पीछे अगर किसी का योगदान रहा तो उनकी माँ का योगदान बहुत बड़ा रहा, है ना। उनका माँ का योगदान बहुत बड़ा रहा। क्यों? क्योंकि माँ भी अहिंसा के मार्ग पर चलती थी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी, भगवत गीता का अध्ययन करती थी, रामायण का अध्ययन करती थी, पुराणों का अध्ययन करती थी, एक से एक दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करती थी, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर हम दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम लोगों का सोच बिल्कुल अधर्म की ओर ना हो करके बिल्कुल धर्म की ओर हमारा जो मन है वो चलता बनेगा। हम किसी गलत के रास्ते पे नहीं चल सकते। बात समझ आ रही है? मेरा मन बहुत शांत सा ही फील होता है। तो इस प्रकार से इनकी जो माता रुक्मणी देवी का प्रभाव इनके विनोबा भावे के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस प्रकार से इनका एक पारिवारिक परिचय, एक सामान्य परिचय ये रहा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो एक बार फिर से इनका जन्म आप याद कर लेंगे, इनकी मृत्यु, इनका माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे। इस प्रकार से इनका 87 वर्ष का जीवन रहा है। बात समझ आई? ध्यान देंगे, तो ये आपका सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे इनका पुरस्कार, ये प्रसिद्ध क्यों हुए, ये प्रचलित क्यों हुए, ठीक है। तो इनके पीछे ये जो बात हो रही है पुरस्कार, तो पुरस्कार में इनको 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्ति हुई थी। 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। एक पुरस्कार भारत रत्न, है ना, भारत रत्न से नवाजा गया था विनोबा भावे को, और एक पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो जिसे एक पुरस्कार तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहा जाता है ना। भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोत्तम पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। और दूसरा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, दूसरा क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो हम पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 2 पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला है भारत रत्न पुरस्कार, है ना, भारत रत्न। भारत रत्न इनको 1983 में प्राप्त हुआ, 1983 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार। 18 अप्रैल डेट है, 18 अप्रैल 1900 ये गलत हो जाएगा, 18 अप्रैल नहीं, 1983 में। ध्यान देंगे 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी, विनोबा भावे की मृत्यु 1982 में हुई थी, लेकिन भारत रत्न इनको 1983 में प्राप्त हुई। कहने का मतलब मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ध्यान देंगे, भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार होता है जो किसी भी आम इंसान को नहीं दिया जाता है, जो अपने जीवन में कुछ अलग कर देखता है, जो ऐसा काम करता है जो लोगों की भलाई हो, जो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए, है ना, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अगर कोई योगदान देता है तो उसे भारत का पुरस्कार, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है, उसे नवाजा गया है। और उन में से एक हमारे आचार्य विनोबा भावे भी हुए, जिनको 1983 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। डेट याद रखेंगे, 1982 में इनकी मृत्यु हुई, 1983 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। दूसरा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दूसरा क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन क्या है? रेमन है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे महान पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया महादेश का सबसे
सर्वोत्तम पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार को 1958 में इस पुरस्कार को आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। मतलब 1958 में। तो सबसे पहले इन्हें रेमन मैग्सेस, एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार इन्हें 1958 में दिया गया। तो ध्यान देंगे दो पुरस्कार। अब पुरस्कार के अंतर्गत हम बात करेंगे तो पहला भारत रत्न, दूसरा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, सबसे उत्तम पुरस्कार, सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अगर कोई है तो वो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। और इस पुरस्कार से आचार्य विनोबा भावे को सम्मानित किया, उन्हें नवाजा गया। ध्यान देंगे 1958 बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले इनको 1958 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ और फिर 1983 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ध्यान देंगे ये पुरस्कार टॉपिक अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक सामान्य परिचय देखा, दूसरी बात हम लोगों ने पुरस्कार देखा, तीसरी बात हम गांधी जी के साथ इनका संबंध, गांधी जी के साथ इनका संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। गांधी जी का जो अहिंसात्मक मार्ग था, अहिंसा का जो मार्ग था, उसमें ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये देखते हैं बात क्या है। तो गांधी जी के साथ इनका संबंध, अगर संबंध की बात करें तो बहुत ही अच्छा संबंध था। होता क्या था कि गांधी जी से सबसे पहले ये 1916 में मिले थे। गांधी जी से सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे 1916 में मिले और इसी दौरान चूंकि गांधी जी उसमें बहुत प्रचलित व्यक्ति थे और गांधी जी की सोच अहिंसात्मक था। गांधी जी आज़ादी चाहते थे लेकिन अहिंसा के मार्ग पर, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं करना चाहते थे। और विनोबा भावे की भी प्रवृत्ति कुछ वैसे ही थी। तो गांधी जी के सोच से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ कदम से कदम मिला करके आचार्य विनोबा भावे उनका साथ दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे 1916 में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे गांधी जी से मिले और उसके बाद वहाँ जो वर्धा आश्रम है, वर्धा में जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आश्रम था, उस आश्रम का दायित्व भी आचार्य विनोबा भावे ने संभाला। आचार्य विनोबा भावे उस आश्रम के दायित्व हुए और वहाँ पे वो टीचर बने, शिक्षक बने और कुछ दिन तक आश्रम का दायित्व उनको ऊपर दिया गया और आश्रम में वो पूरे अच्छे तरीके से आश्रम को चलाते थे। वर्धा में जो आश्रम था उस आश्रम को गांधी जी आचार्य विनोबा भावे बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे। तो कहा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के एक अनुयायियों में से एक सबसे अच्छे अनुयायी जो अगर माना जाए, फ्लोवर्स माना जाए, है ना, फॉलोअर्स माना जाए तो वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ आपका आचार्य विनोबा भावे भी जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आपका गांधी जी के साथ संबंध को देख लिए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं भूदान आंदोलन। अगर गांधी जी को प्रसिद्धि मिली है तो सबसे बड़ा कुछ काम है तो वो क्या है? भूदान आंदोलन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूदान आंदोलन। हो सकता है कि आपसे एक प्रश्न कर दे कि भूदान आंदोलन की समीक्षा करें, भूदान आंदोलन को बताएं। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन को समझाएं कि क्या है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन, इसमें दो शब्द है, भू और प्लस दान, है ना। भूदान आंदोलन बात में आ रही है। भूदान आंदोलन मतलब भूमि को दान देना है। ये आंदोलन में भूमि को दान देना, बात समझिए। ये आंदोलन क्या है और कहाँ से शुरुआत हुआ, कितने ईस्वी में शुरुआत हुआ, सब पता करेंगे, सब जानेंगे इस भूदान आंदोलन में। और अभी जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो बनी है ये इसी भूदान आंदोलन के द्वारा ये भूमि सरकार को मिली है और ये भूदान आंदोलन के दौरान ही ये भूमि सरकार ने पाई है। और इसी पर हम लोग जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है वो
भूदान आंदोलन का ही देन है। तो आइए, भूदान, भू मतलब भूमि और दान मतलब दान देना। ध्यान देंगे, भूमि को दान देना, इस आंदोलन में भूमि को दान दिया जा रहा था। दान दिया जा रहा था कहने का मतलब, इसको थोड़ा बारीकी से हम चलेंगे। तो पहले क्या होता था कि जितने भूमि वगैरह जितने होती थी, उस भूमि जो है किसी राजा के अंडर में होता था। किसी घर घर में जो बड़े बड़े लोग होते थे, गांव में बड़े बड़े लोग होते थे, उनके अंडर में ज़मीन होता था। गरीबों के पास ज़मीन नहीं हुआ करता था। अगर जो भी गरीब के पास जो भी ज़मीन होता था, उसे राजा, है ना, ले लेता था इसलिए क्योंकि कर्ज पर, है ना, बात सुना रही है। तो गांव में जो बड़े बड़े लोग होते थे, ध्यान देंगे, भूदान आंदोलन, बात सुना रही है। तो भूदान आंदोलन के दौरान हम ये देखेंगे कि भूमि को दान कैसे कैसे दिया जा रहा था। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम विनोबा भावे के बारे में ये सब सारी चीज़ें जान ली।